हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पदार्थ विज्ञान पेपर 2 का लास्ट चैप्टर, जो कि है कार और कारण सिद्धांत। और यहाँ से मान के चलिए आप 5 नंबर का 10 नंबर का एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी सारे आ जाते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। अगर हमारा ये वीडियो आप देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। bmsmedia.com प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगा। और जो iOS यूज़र हैं उनके लिए आप प्लस प्लस लॉगिन में जाकर आप हमारा जो कोड है वो डालेंगे KPCR ZB, तो आपका भी लॉगिन वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले हमारा है इंट्रोडक्शन के बारे में, परिचय के बारे में, कि क्या कारण और कारण के सिद्धांत के बारे में बताया हुआ है। तो देखो, आयुर्वेद में और आपका दर्शनों ने इसको स्वीकार किया है, इसका वर्णन किया हुआ है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर हम बताया हुआ है, जैसे कोई रोग है, उसको हम कार मान लें, तो जो उसका कारण है जिससे उत्पन्न होगा रोग, या फिर जिससे उत्पन्न हुआ है रोग, उससे कारण को खोज कर उसको नष्ट करने का जो सिद्धांत है वो भी हमारा आयुर्वेद मानता है। कि हमारा कोई डिसीज़ हुई है, उसके पीछे क्या रीज़न है, उन रीज़नों को जानना और डिसीज़ को फिर उनका ट्रीटमेंट करना, ये हमारा आयुर्वेद का प्रयोजन है, उसका सिद्धांत है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात करते हैं हम कारण की। तो अकॉर्डिंग टू चरक संहिता हम पढ़ेंगे कारण की डेफिनेशन। और क्या बोला हुआ है कि कारण उसे कहते हैं जो कार्य को उत्पन्न करता है, जिसको हम हेतु भी बोलते हैं, और वो हमारा वही कर्ता भी है। अब क्या बोला है उन्होंने कि जो हमारा कारण है, रीज़न है, कॉज है, वो हमारा क्या है, कार्य को उत्पन्न करने वाला होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि रोग है, रोग हमारा कार्य बना हुआ है, तो रोग को उत्पन्न करने वाला कौन होंगे, कारण होंगे। ठीक है, तो कारण को हम हेतु भी बोलते हैं, लक्षण भी बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, लक्षण नहीं बोलते हैं, लिंग बोलते हैं, हेतु भी बोलते हैं, और कर्ता भी इसको बोलते हैं। तो टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है कि हेतु और कर्ता इसको ही बोलते हैं। और क्या बोला है कि जो स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को करता है उसे हम कारण कहते हैं। ये एक डेफिनेशन आपको याद रखनी है दोनों, कि आपका यहाँ पर दोनों चीज़ें बताई गई हैं। एक तो आपका जो हेतु है वो भी, और एक आपका जो कारण है, जो कार्य को करने वाला है, वो हमारा कारण होता है। ठीक है, कर्ता होता है, उसको भी हमने कारण बोला है। तर्क संग्रह के अनुसार हमारी परिभाषा क्या है कि कारण वह है जो कार्य के उत्पन्न होने से पूर्व उपस्थित हो और वह किसी अन्य वस्तु से उत्पन्न ना हुआ हो। तो कारण हमारा क्या हुआ कि जो हमारे कार्य करने से पहले उपस्थित हो जाता है वो कारण कहलाता है। अब जब कार्य होगा तब, कारण से जब कार्य करेगा तभी तो वहाँ पर जो है चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, कार्य दिखेगा वहाँ पे। तो बोला है कि हमारा जो कार्य है उसके उत्पन्न होने से पूर्व भी जो उपस्थित होता है और किसी अन्य वस्तु में उत्पन्न ना हुआ, वो हमारा कहलाता है, कारण कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कार्य की, यानी कि इफेक्ट बोलते हैं। तो तर्क संग्रह के अनुसार क्या डेफिनेशन है, उत्पन्न होने से पूर्व किसी विषय या वस्तु का अभाव प्रागभाव कहलाता है, और कार्य उत्पन्न होने के बाद उसका अभाव कहलाता है। तो कार्य उत्पन्न होने से पूर्व उसका भी अभाव होता है, और कार्य वह होता है जो कारण से उत्पन्न होता है। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है यहाँ पर, मैं आपको समझा देता हूँ। उन्होंने क्या बोला है कि जैसे अपने जब अभाव पढ़ा था उसमें क्या था कि जो हमारा उत्पन्न होने वाला जो अभाव होता है, उत्पन्न से पूर्व जो अभाव होता है, जैसे बच्चे के जन्म होने से पहले उसका यहाँ पर अभाव। ठीक है, तो बोला है कि उत्पन्न होने से पूर्व किसी विषय या वस्तु का अभाव प्रागभाव कहलाता है, और कार्य क्या होता है हमारा, उत्पन्न होने से पूर्व उसका विभाव होता है। तो देखो, जब कार्य है वो जब तक उत्पन्न नहीं होता तो उसका भी अभाव होता है। तो एक तरीके से वो प्रागभाव का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, और क्या बोला है कि जो हमारा कार्य होता है वो कारण से उत्पन्न होता है, ये तो हमें पता है, कारण से उत्पन्न होता है। अब चरक संहिता में क्या बोला गया है कि जिस उद्देश्य से कर्ता क्रिया में तत्पर रहता है या फिर जो भी काम करता है उसको कार्य कहते हैं। कर्ता यानी कौन, करने वाला, और जो कर रहा है वो हमारी क्या है, क्रिया है, और जो उसका रिजल्ट आएगा वो क्या हमारा होगा, कार्य। ठीक है, कर्ता हमारा क्या है, करने वाला, क्रिया हमारी क्या हो गई, प्रोसेस। ठीक है, और जो इसका रिजल्टेंट है दोनों का, ठीक है, वो हमारा क्या हुआ, कार्य। समझ गए, जो हमारा कर्ता है वो करने वाला है, जो हमारी ये प्रोसेस कर रहा है कर्ता, उसको बोलेंगे क्रिया। और जब कर्ता और उसकी प्रोसेस क्रिया की जाएगी तो उससे उत्पत्ति होगी कार्य की। ठीक है,
तो यहाँ पर इनकी दोनों की डेफिनेशन है, आप इनको याद कर लेना। चरक संहिता वाली कर सकते हो, इजीली सिंपल सी है, तो आप याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कारण के भेद की, कि 3 कारण यहाँ पर बताए हुए हैं कारण के। कौन कौन सा? नंबर फर्स्ट है समवायी कारण, नंबर सेकंड है असमवायी कारण, और नंबर थर्ड है निमित्त कारण, ठीक है। 3 टाइप बताए गए हैं इसके, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समवायी कारण की, कि हमारा समवायी कारण क्या होता है। तो कारण का कार्य से सीधा संबंध होता है, मतलब कि समवाय संबंध होता है। मैंने आपको पढ़ाया, जब समवाय पढ़ाया था, मीन्स कि एक दो वस्तु हैं वो आपस में एक दूसरे ऊपर भी डिपेंड रहेंगी, अगर उसमें से एक नहीं होगा तो दूसरी भी नहीं होगी, ठीक है। तो जो हमारा कारण है और जो कार्य है वो क्या है, हमारा समवाय संबंध है। अगर कारण नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा, और कार्य है तो फिर कारण भी होगा उसका। अगर इनमें से एक भी नहीं होता है फिर दोनों भी उत्पन्न नहीं होंगे। तो क्या कह रहे हैं हमारा, कि समवाय संबंध होता है, और कार्य की उत्पत्ति में कारण का होना अनिवार्य, जो मैं आपको बता चुका हूँ। और ये कारण का सर्वदा रहता है क्योंकि इनमें समवाय संबंध है। और यदि कारण को हटा दिया जाए तो कार्य का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है, एकदम सी सीधी सी। जैसे एग्जाम्पल हमने पढ़ा था वहाँ पर, तंतु यानी कि धागा और पट यानी कि वस्त्र, इनका आपस में क्या है, समवाय कारण है। क्यों है? क्योंकि अगर हम धागे को वस्त्र से हटा देंगे, ठीक है, तो वस्त्र ही नहीं बचेगा हमारा। तो ये लिखा है कि धागे से वस्त्र को निर्मित होने पर धागा वस्त्र के साथ ही रहता है। अगर धागे को हटा दोगे आप तो वस्त्र भी नहीं बचेगा। तो इनका क्या है, समवाय संबंध है, आपस में एक साथ ही रहेंगे, और अगर इनमें से एक नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा समवायीकरण आ गया। अब क्या कह रहा है, नंबर सेकंड पॉइंट हमारा आता असमवायीकरण। तो ये समवायीकरण का जस्ट अपोजिट होगा। क्या कह रहा है कि कार्य या कारण, कार्य या कारण, ठीक है, के साथ एक ही विषय पर समवाय संबंध में रहकर जो कार्य की उत्पत्ति करता है उसको असमवायीकरण कहते हैं। ये कह रहा है कि जो कार्य है और जो कारण है उसके साथ, यहाँ पर एक थर्ड चीज और आएगी, एक ही विषय पर समवाय संबंध के साथ रहकर जो कार्य की उत्पत्ति करेगा। अब यहाँ पर देखो ना, कारण का कार्य उत्पत्ति कर रहा है और ना कारण कर रहा है, तो कोई अदर ही है जो यहाँ पर उत्पत्ति कर रहा है कार्य के। पर कार्य और कारण वो साथ ही रहेंगे, चाहे भले ही कोई भी उत्पत्ति कर रहा हो। तो ये कारण समवायीकरण से होता है भिन्न, परंतु कार्य कारण के साथ समवाय संबंध से रहता है। मतलब कि कार्य और कारण से अलग, मतलब कि जो समवायीकरण है हमारा वो अलग होता है असमवायीकरण से। बट क्या है कि जो हमारा कार्य और कारण का संबंध रहेगा, एक साथ रहने का जो भाव है वो इसमें भी रहेगा, भले ही हमारा समवायीकरण से अलग हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे धागा और वस्त्र है। अब धागा और वस्त्र अपने आप तो बन नहीं जाएंगे, धागा रखा हुआ है, वस्त्र अपने आप बन के सिल के तैयार हो जाएंगे। तो उसमें क्या है, एक थर्ड पर्सन की जरूरत पड़ेगी, आपको थर्ड चीज़ की जरूरत पड़ेगी, और वो हमारा क्या है, दर्जी, कपड़े सिलने वाला, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि धागा वस्त्र का समवायीकरण होता है, परंतु वस्त्र निर्मित में धागे का संयोग होना भी अनिवार्य है। तो ये बोल रहा है कि समवायीकरण है कि धागा है हमारे पास रखा हुआ है, अब उसका संयोग होना भी तो मांगता है ना, तभी तो वो जाकर वस्त्र बनेंगे। वैसा तो नहीं कि धागा रखा हुआ है अपने आप बस ऐसे ऐसे ऊपर नीचे रख दो बन जाएंगे वस्त्र, या फिर उल्टी सी सिलाई कर दो वस्त्र बन जाएंगे, नहीं बनेंगे ना। तो एक तरीके से प्रॉपर संयोग होना उसका बहुत जरूरी है। ये हमारा क्या कहलाता है, असमवायीकरण। यह धागे का संयोग, जो तंतु का संयोग है, हमारा कैसा है, असमवायीकरण है। तो हमारा देखो सबसे पहला था समवायीकरण। समवायीकरण में क्या हमारा था कि जो हमारा धागा है और वस्त्र है ये थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा समवायीकरण आ गया। अब क्या कह रहे हैं, जो हमारा धागा है उसका संयोग वो हमारा वस्त्र बनेगा, वो कहलाएगा असमवायीकरण। अब नंबर थर्ड पॉइंट हमारा आता है निमित्त कारण। अब चलिए निमित्त कारण को पढ़ लेते हैं। तो देखो एक दो एग्जाम्पल और देख लो यहाँ पर आपके असमवायीकरण के। वस्त्र की बनावट यानी कि टेक्सचर और रंग वस्त्र के असमवायी कारण है। थोड़ा सही कर लेना आप, यहाँ पे असमवादी लिखा है तो असमवायी, थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। असमवायी कारण है। पंचमभूत और आत्मा का संयोग जीव शरीर का असमवायी कारण है। मतलब कि मेनली बात करी जा रही है संयोग की, यहाँ पर जो भी होगा वो पंचमभूत आत्मा का संयोग से ही हमारा जीवित शरीर बनेगा। अगर पंचमभूत है और आत्मा है अलग अलग है तो संयोग नहीं होगा, तो फिर कैसे बनेगा काम। तो इसलिए यहाँ पर संयोग होना जरूरी है। नंबर थर्ड पॉइंट आता है हमारा निमित्त कारण। इसमें क्या लिखा है कि समवायी कारण और असमवायी कारण से अलग है।
ठीक है, हम समझ गए कि हमारा समवाय से भी अलग और असमवाय से भी अलग है। इसके अलावा जो हमारा कारण है उसे निमित्त कारण कहते हैं। निमित्त कारण कार्य की उत्पत्ति में समवाय और असमवाय कारण की मदद करता है। ये कह रहे हैं कि जो समवाय कारण है और असमवाय कारण में जो निमित्त हमारा कारण है वो एक एज ए हेल्पर वर्क करता है। ठीक है, इन दोनों में हेल्पर की तरह वर्क करता है। और जब कार्य हो जाता है तो उसके बाद ये हमारा कार्य से अलग हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोर्ट में आपको केस लड़ना है तो उसके लिए आपको एक ज़रूरत पड़ेगी वकील की। ठीक है, तो अब जो वकील क्या करता है कि कोर्ट में केस लड़ता है, काम करवाता है आपका, और जो भी आपका डिसीजन होता है उसको करवा के अलग हट जाता है। तो हमारा ये किसके अंदर आता है, उसको बोल सकते हैं हम निमित्त कारण। तो उसको हम बोलेंगे निमित्त कारण। देखो अब जो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि दूरी, यानी कि जो धागे को बांधने वाली नली होती है, ठीक है, जिसमें धागा बांधा जाता है, और वेमा या फिर वायदंड बोलते हैं, जिससे गर्ण वस्तु को बनाया जाता है उसकी मदद से। और कपड़ा निर्मित में यंत्र, मजदूर आदि को भी निमित्त कारण कहा जा सकता है। अब जो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो कपड़े हैं, धागा रखा हुआ है, तो उसका संयोग होगा तब हमारा क्या कहलाएगा, असमवायीकरण। अब संयोग करवाने के लिए भी तो कोई चाहिए, तो संयोग कौन करवा रहा है यहाँ पर, मजदूर करवा रहे हैं। ठीक है, हमारा धागा की जो सिलाई मशीन है वो संयोग करवा रही है, जो हमारा उसमें धागे को बांधने वाली नली है वो संयोग करवा रही है। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, निमित्त कारण कहलाएंगे। अब जैसे कार और कारण की उत्पत्ति हो जाएगी, कार की उत्पत्ति हो जाएगी, हमारे हट जाएंगे। अब जैसे कपड़ा बन जाता है, मजदूर हट जाता है और वो कपड़ा बेचने चला जाता है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि कपड़े के साथ साथ मजदूर भी बिक जाता है। जैसे व्याधि निर्मिति में मिथ्या आहार व्यवहार आदि निमित्त कारण है। अब जब व्याधि होती है उसमें क्या मिथ्या आहार व्यवहार होता है, उल्टा सीधा खाना खाया और डिसीज उत्पन्न हो गई। अब हमने जो खाना खाया वो तो निकल गया, चला गया वो तो, पर हमें डिसीज उत्पन्न करवा गया। ठीक है, ऐसे ही जीव शरीर निर्मिति में ईश्वर तत्व निमित्त कारण है। तो भगवान ने हमें बनाया और भगवान खुद अलग हो गए, तो ऐसा बोलते हैं कि उसको निमित्त कारण कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो हमारा आता है कार्य और कारण का चरक संहिता के अनुसार वर्गीकरण।